बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक की बहुत ज़्यादा अपडेट्स है। सबसे बड़ी अपडेट ये है, पाकिस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका को ODI में 2-1 से शिकस्त दी, उसके बाद T20 में भी 3-1 से शिकस्त दे दी। उसके अलावा सबसे बड़ी अपडेट बाबर आजम के रिगार्डिंग है कि जिन्होंने ODI का टाइटल नंबर 1 बैट्समैन होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। ये कुछ 3.5-4 साल जो थे विराट कोहली के पास ये टाइटल रहा, अब हमारे कैप्टन बाबर आजम के पास है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसी के साथ साथ हम बात करें रिजवान की, उन्होंने भी विजडन का भी अवार्ड जीता। ये भी एक उनकी कंटिन्यूस जो परफॉर्मेंस थी, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस वो देते आ रहे थे, उसके ऊपर उनको ये दिया गया। वो 18वें पाकिस्तानी प्लेयर बने जिनको ये अवार्ड दिया गया। इस सारी चीज़ों के लिए डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इंग्लैंड से बड़े ही स्पेशल, बहुत ही पाकिस्तान के नामवर नाम, लेकिन उससे ज़्यादा वो जो डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे तमाम तरह की जो क्रिकेट खेलते रहे, खासतौर पे इंग्लैंड में, वो उनकी पहचान बनी। हमारे साथ आज मौजूद है वन एंड ओनली यासर अरफराज। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। वालेकुम सलाम। वेलकम स्पोर्ट्स क्लब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपसे आज पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी बहुत डिस्कशन करनी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके हवाले से बात करना चाहूँगा इनिशली कि आपने क्रिकेट शुरू की ऑलमोस्ट 10-12 साल पाकिस्तान की तरफ से खेले, 2000 से लेकर 2012 तक। आपने थोड़ा जर्नी का बताइए, कैसे क्रिकेट स्टार्ट की और पाकिस्तान में जो इंडक्शन हुई उस हवाले से शेयर करें। देखें, जो मैंने क्रिकेट शुरू की, बिल्कुल आपने बताया कि डेब्यू तो मेरा सन 2000 में हुआ, और मेरा और बल्कि यूनुस भाई का डेब्यू इकट्ठे ही हुआ। हम लोगों ने इकट्ठे डेब्यू किया। फिर एक तीसरा लड़का भी था हमारे साथ, इमरान अब्बास। वो ज़्यादा खेल नहीं सके, मगर यूनुस भाई ने ऑब्वियसली, सब उनको दुनिया जानती है कि वो कितने अच्छा खेले और कितने बड़े प्लेयर हैं। फिर मेरा ऑन एंड ऑफ में खेलता रहा। बीच में टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू मेरा 2008 में हुआ। मगर मैं थोड़ा सा पीछे अगर जाऊं तो मैं उन वाहिद चंद क्रिकेटर्स में से हूं जो बिल्कुल ग्रास रूट, जिसको आप कहते हैं ना, ग्रास रूट की क्रिकेट खेलकर, क्लब क्रिकेट खेलकर, और प्रॉपर मतलब छोटी एज से मैंने क्लब क्रिकेट शुरू कर दी थी। मैं 10-11 साल का था तो मेरे वाले साहब मुझे क्लब में प्रॉपर हार्ड बॉल के लिए लेके जाया करते थे। तो मेरी शुरू से ही ट्रेनिंग इसी तरह की हुई कि मैंने जाके प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मतलब मैं पाकिस्तान भी खेलूंगा। मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी, तो वो ट्रेनिंग करते रहे। उसके बाद फिर अंडर 15 के ट्रायल्स हुए, ओपन ट्रायल पूरे पाकिस्तान के हुए। तो पाकिस्तान की टीम अंडर 15 की बली 96 में हम लोग इंग्लैंड खेलने गए, और उसके साथ फिर अंडर 19 और फिर A के टूर्स बीच में मैं करता रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला, फिर डिपार्टमेंटल में क्रिकेट भी मैं खेला। तो सारी जो ग्रास रूट की क्रिकेट थी वो मैं खेल के आया, और फिर मेरा डेब्यू 2000 में हुआ, और उसके बाद फिर मेरी क्रिकेट चलना शुरू हो गई। अच्छा यासर भाई, आपका जो टेन्योर है वो उसमें ऑन एंड ऑफ बड़ा हुआ, काफ़ी दफ़ा आपने कम बैक किया, क्या रीज़न समझते हैं? उस टाइम जो अब्दुल रज़ाक एक बड़ा नामवर क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर के तौर पे वो टीम के अंदर पार्ट थे, फिर अजहर महमूद थे, क्या ये दो नाम रीज़न थे आपके इंडक्ट होने की, या क्या आपको लगता है कि आपके, क्योंकि आपका हम जो रिकॉर्ड में मैंने इंट्रो में बात की, आप वो प्लेयर हैं जो शायद उस एरा के अंदर सबसे ज़्यादा काउंटी खेलने वाले बॉलर भी थे, बैट्समैन भी, ऑलराउंडर थे। ओबियसली तो आपकी परफॉर्मेंस हमें ऑन एंड ऑफ सुनने को मिलती थी कि यासर अरफराज ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया, और शायद हर तरह की काउंटी की टीम के अंदर आप खेले, लंकाशायर की बात करें, हैम्पशायर की बात करें, लेस्टर की बात करें, तो मेरा ख्याल है तमाम टीम की तरफ से खेले हैं। तो इतनी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट आप नहीं खेल सके, जब काउंटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा खेले। तो रीज़न आपके ख्याल में बेसिकली क्या लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हम लोग अपने जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह भी आपने अजहर भाई की और रज़ाक भाई की बात की, तो मैं उस कैटेगरी में आता था। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, वो लोग बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, बॉलर भी पूरे थे, बैट्समैन भी, और उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस भी जिताए। तो मेरे साथ थोड़ा ये है कि वहां की उस टाइम की जो मैनेजमेंट, जो PCB आप कह लें, सिलेक्टर्स कह लें, और इवन जो कप्तान भी मेरे टेन्योर में रहे, वो लोग हम लोगों को उसी तरीके से लेते थे कि मैं अब उसी तरह परफॉर्म करूं। तो ये आपको पता है, आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, आपने क्रिकेट खेली है, तो ये हो नहीं सकता कि हर प्लेयर की जो क्वालिटी होती है वो दूसरे, जिस तरह भी बड़ी गलत कर रहे हैं हम कि बाबर आजम को जिस तरह विराट कोहली के साथ कंपेयर करें, तो ये बड़ा ही गलत है। बाबर पे प्रेशर भी और अच्छी चीज नहीं है। तो मैं अपने साथ, अगर मेरी आप बात करें, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे फिर कंपेयर करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, उन जैसा प्लेयर अब्दुल रज़ाक या अजहर महमूद जैसी परफॉर्मेंस, तो ये हो नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट था, जो अभी भी हमारे जो नए लड़के आते हैं उन पे, हमारे प्लेयर्स पे यही प्रेशर होता है कि उन्होंने, जब अगर फर्ज करो कोई स्पिनर को रिप्लेस कर रहा है, तो वो लोग समझते हैं कि सईद अजमल जैसी या शाहिद अफरीदी जैसी बॉलिंग करें, हो नहीं सकता। तो यासर भाई, ये कंपैरिजन बनता क्यों नहीं है? क्योंकि ये अगर किसी प्लेयर को आप कंपैरिजन करते हो तो वो कम्पीट करता है ना। हम बाबर की आपने खुद बात की, तो बाबर का 2 साल से कंपैरिजन किया जाता है, बाबर ने क्रॉस कर दिया है। बाबर अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 बैट्समैन बन गया, उस पर मैं अलहदा बात भी करूंगा। तो किसी ऐसे बड़े नाम के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तो वो तो मोटिवेशन लेवल आ जाता है ना प्लेयर के अंदर,
और वो एनर्जी देखिए लेवल उसका एनहांस होता है और वो ज्यादा परफॉर्म करने की ईगरनेस जो करता है। देखिए इरफान, ये ठीक है, बिल्कुल मोटिवेशन की हद तक तो ठीक है, मगर आप कहें कि मुझे मैं अगर फास्ट बॉलर हूं तो मुझे कंपेयर करें कि मैं शोएब अख्तर जैसी बॉलिंग करूं या उस स्पीड से बॉलिंग करूं, अब मेरे मसल्स उस चीज की इजाजत नहीं देते। या आप सईद अनवर के जिस तरह रिफ्लेक्सेस थे, अब हर बंदा कहे कि ओपनर हमें अब सईद अनवर या आमिर सोहेल जैसे ही मिले, उनके रिफ्लेक्सेस, उनका जो टैलेंट था वो नए लड़कों में उस तरह का नहीं है। हो सकता है उनसे बेहतर भी आ जाए, मगर ये थोड़ा सा प्लेयर के साथ नाइंसाफी हो जाती है, क्योंकि आपको उस प्लेयर की एबिलिटी देखनी चाहिए, उस प्लेयर की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, उसके बाद आपको बात करनी चाहिए। कंपैरिजन आप अपने हद तक कर सकते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई नया प्लेयर आता है तो ये उस पे एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा डाल देते हैं, और ये उसके साथ नाइंसाफी है। आपको एज अ मैनेजमेंट, कोचेस, आपको सिलेक्टर्स, ये आपने देखना है कि उस प्लेयर में जो एबिलिटीज हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, आपने उस हिसाब से उसके साथ आपने बात करनी है, बजाय कि आप उस पे एक एक्स्ट्रा बर्डन या प्रेशर डाल दें कि आपने उसी तरीके से परफॉर्म करना है। मैंने क्वेश्चन का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके ख्याल में, क्योंकि आपने जैसे मैंने बात की कि काउंटी बहुत ज्यादा खेली, दूसरे तमाम लेवल पे क्रिकेट खेलते रहे, बट पाकिस्तान में कंसिस्टेंट नहीं खेले, तो उसकी एक मैं वर्ड में जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में क्या रीजन ऐसी थी? क्योंकि आपने जो 2 वर्ल्ड कप भी खेले, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेले, फिर 7 में भी वर्ल्ड कप खेले, ODI का भी, और इवन जब आपने परफॉर्म उसमें किया तो आई स्टिल रिमेंबर कि आपका तब कोयटा उसमें जो कलकत्ता थी नाइट राइडर, IPL की तरफ से भी एक हमें अनाउंसमेंट सुनने को आई कि ये यासिर अरफात को उसमें पिक किया जा रहा है, जो कि लेटर ऑन अनफॉर्चुनेटली बाद में उन्होंने जो पाकिस्तानी तमाम प्लेयर्स को बैन कर दिया और आप पार्ट नहीं बन सके। तो परफॉर्मेंसेस तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त आई। बेंगलोर में आपने टेस्ट का मैच भी खेला पाकिस्तान की तरफ से, 7 शायद आउट किए आपने। तो मैं यही बात करूं कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है आपने परफॉर्म जरूर किया, बट कंटिन्यूस बेसिस पे चांस नहीं दिया गया, वो जानना चाह रहा हूं मैं। देखें, अगर आप मेरे से ब्लंट इसका आंसर लेंगे तो मैं सीधी बात करूंगा कि मेरिट का फुकदान, ठीक है, मेरिट का फुकदान रहा है पहले भी और अभी भी है, और ये चलता रहा है। ये मेरे साथ नहीं हुआ, आप किसी भी प्लेयर, जितने भी प्लेयर आपके शोज में आते हैं या आप जिनसे आपकी बात होती है, आपको पता है कुछ लोग बेचारे नहीं बोल सकते, उनकी मजबूरियां होती हैं, मगर ये चीज, ये फैक्ट है कि पास में अगर आप 90s में अगर चले जाएं या अर्ली 2000 या 2000 में चले जाएं तो पाकिस्तान टीम में जगह बनाना इतना मुश्किल होता था। एक तो आप इंटरनल पॉलिटिक्स जो डोमेस्टिक की होती थी वो आपको पता है कितनी मुश्किल होती थी आपको टीम में जगह बनाना। फिर जब आप परफॉर्म करते थे पाकिस्तान टीम में, आप जब जाते थे तो वहां की अलग पॉलिटिक्स होती थी, वहां के जो ऑलरेडी प्लेयर्स वहां पे होते थे वो नए प्लेयर को एडजस्ट होने नहीं देते थे। मैं आपको अब देखे ना, आपने कहा कि आपको मौके मिलते रहे, आप परफॉर्मेंस भी करते रहे, मगर आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर सके? तो उसकी रीजन ये थी। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने कैरियर डेब्यू 2000 की आपने बात की, 2000 से लेके 2005 तक, ये 5-6 साल जो बनते हैं, इसमें टोटल मैंने 12 ओवर किए हैं। अब एक प्लेयर की प्राइम एज, फास्ट बॉलर की प्राइम एज में देखिए, पहले मैच में मैंने 5 ओवर किए, मैंने 10 ओवर भी नहीं किए, पूरा स्पेल भी नहीं किया, एक वनडे खेला, ठीक है, उसमें मैंने 1 आउट किया। वेरी नेक्स्ट डे मुझे अपने घर की टिकट पकड़ा दी कि आप अपने घर चले जाएं, यू आर ड्रॉप फ्रॉम द टीम विदाउट एनी रीजन, ठीक है। ये आप इसको कह सकते हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग, आप मेरिट का ना होना और आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान टीम की कह सकते हैं, ये बिल्कुल यहां पे थी। फिर पूरा साल में डोमेस्टिक खेलता रहा। मैं आपको एक और चीज मजे की बताता हूं कि 2001 और 2002 में मैं बेस्ट प्लेयर हुआ था। मैंने 90 प्लस फर्स्ट क्लास की विकेट्स ली थी, मैंने 750 रन किए थे, 750 प्लस से प्लस रन किए थे। तो ऑलराउंडर में अगर आप कहते हैं तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे ट्रॉफी भेजी थी प्लेयर ऑफ द ईयर की, और आप अंदाजा लगाएं कि उस साल मुझे इन्होंने एक मैच नहीं दिया, वो एक साल नहीं, मुझे अगले 3 साल एक मैच भी नहीं दिया। फिर आप उसके बाद देखें, एक ही टूर पे मुझे भेज दिया जाता था कि खुश करने के लिए कि इसने परफॉर्मेंस की है। कभी मैं श्रीलंका जा रहा हूं, कभी मैं दुबई जा रहा हूं, कभी मैं किसी और मुल्क में जा रहा होता था, कीनिया वगैरह, मगर मुझे पाकिस्तान टीम में आने की उसके बाद फिर मैं अगले 2001 में एक मैच खेला, उसमें भी मुझे पूरे ओवर नहीं कराने दिए, 7 ओवर किए मैंने, फिर मैं ड्रॉप हो गया। उसके बाद पाकिस्तान टीम इंग्लैंड चली गई, मैं घर आ गया और मैं फिर क्लब क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चला गया, ठीक है। तो उसके बाद अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, मैंने आपको बताया ना, मैंने पहले 6 सालों में 3 मैच खेले जिसमें 5-5 और 7 ओवर किए। फिर मुझे जब 2005 में डेब्यू मिला कराची में, अगर आपको याद हो, जब फ्लिंटॉफ को मैंने बोल्ड किया तो मुझे उस टाइम भी 7 ओवर टोटल दिए, 5-5 और 7, 12 ओवर टोटल मैंने, 17 ओवर मैंने टोटल किए अपने पहले 5-6 साल में, जो मेरी प्राइम थी, पीक थी मेरी। उस दौर में मुझे इन्होंने डोमेस्टिक खेल के मैंने आपको एक और चीज मैं मजे की बताता हूं, मेरा जो डेब्यू हुआ, यूनुस भाई और मैंने वनडे में डेब्यू इकट्ठे किया, तो जो मेरा टेस्ट डेब्यू उनकी कप्तानी में हुआ 2007-8 के सीजन में इंग्लैंड में हम लोग थे, सॉरी इंडिया में थे। तो मेरे इन बिटवीन मैंने 118 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले थे
आप खुद अंदाजा लगाएं कि आजकल के प्लेयरों को कितनी आराम से क्रिकेट मिल रही है और पास में कितना मुश्किल था। बेंगलोर में 7 आउट किए थे आपने डेब्यू के अंदर, जिसके बाद आपको हम बात करें कि कलकत्ता नाइट राइडर ने आपका नाम भी अनाउंस किया था कि हम इसको पिक कर रहे हैं। यासर अरफाज से गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यासर अरफाज से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा करंट सिनेरियो में भी लेके आना चाह रहा हूँ। अभी माशाल्लाह हम देख रहे हैं 2-3 साल में हमारे पास ऑलराउंडर की बात करें तो बड़ी अच्छी लॉट आ रही है। सबसे प्राइम नाम जो पहले आता है वो फ़हीम का आ रहा है हमारे पास। फ़हीम अशरफ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, साल डेढ़ से हम देख रहे हैं। फिर हुसैन तलत है, इमाद भट्ट है, आमिर यामीन है, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये सारे एक हेल्दी कंपटीशन को कैसे देखते हैं, और इनमें से आप फ़हीम अशरफ को जिस तरह का वो परफॉर्मेंस देता आ रहा है तीनों फॉर्मेट के अंदर, T20, टेस्ट और ODI में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, फ़हीम अशरफ को तो आप देखें कि एक बड़ा ही अच्छा साइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये हुआ कि शुरू में ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रगल किया, उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता था, मगर अभी रिसेंटली उनकी जो स्पेशली अभी टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में गए, फिर न्यूजीलैंड में जो उन्होंने परफॉर्म किया, और अब जो परफॉर्म कर रहे हैं ऑन नॉन स्टॉप परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे फॉर्मेट्स, अगर आप देखें सारे फॉर्मेट्स में वो अच्छा कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। और देखिए, यही होता है कि आप जब भी किसी प्लेयर को मौका देते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, तभी जाके उसकी एबिलिटी या उसके टैलेंट का पता चलता है। तो पास में ये हुआ, और दूसरा आमिर यामीन, इमाद भट्ट की आपने बात की, और इवन आप देखिए हमाद आजम भी बीच में प्लेयर आए थे, मगर उनको मेरी अपनी राय है कि वो उनको ऑलराउंडर की कैटेगरी में, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक के लिए हद तक ठीक है, मगर अगर आप इंटरनेशनल के कहेंगे तो वो फिनिशर बहुत अच्छे हैं। मैंने 3-4 प्रोग्राम पीछे भी हुए, मैंने यही बात की कि अगर आपको 5वें और 6वें नंबर पे फिनिशर वनडे और T20 में हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमाद आजम से बेस्ट चॉइस एट द मोमेंट कोई नहीं, क्योंकि हमने बहुत से प्लेयर्स को ट्राई किया। थोड़ा ये है कि अभी दानिश अजीज के साथ थोड़ा सा जल्दी हमने कर दी। जल्दी का मतलब ये है कि ड्रॉप करने में उनको 2 मैच दिए, और 2 मैचों में उनको बड़ी अच्छी बॉलिंग, दोनों बड़ी अच्छी बॉलिंग, कोई भी अगर प्लेयर होता वहां पे आउट हो जाता। तो मैं कहता हूं कि अगर दानिश को खिला रहे हैं, हमाद आजम को ट्राई किया जा सकता है, तो आसिफ अली को ऑलरेडी काफी मौके दे चुके हैं, तो अगर इन 2 लड़कों को अगर तैयार किया जाए मिडिल में, तो ये बड़ा अच्छा है। तो ऑलराउंडर्स की आपने बात की, ऑलराउंडर्स में भी थोड़ा सा जल्दी हम लोग कर देते हैं कि जब लेके आते हैं तो उनको ड्रॉप करने में बहुत जल्दी कर देते हैं, 1-2 मैचों पर ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, मैं अभी कोई करंट के हवाले से भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमने देखा कि पहली सिलेक्शन मोहम्मद वसीम ने की जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, बड़ा हम लोगों ने भी बड़ा प्रेज़ किया, कहा कि बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन हुई। सेकंड सिलेक्शन जैसे आई, वो एक बड़ी लंबी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जो कि ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स तक चलती रही। अब जब तक ये विक्ट्री नहीं आ गई तो अब जाके उसका नाम ज़रा रुका है। तो ये ओवरऑल जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्योंकि मेरा पूछने का मकसद ये है कि एक लड़का PSL में परफॉर्म करता है, उसको टीम में डाल दिया जाता है, ठीक है, और अगर कोई T20 डोमेस्टिक T20 परफॉर्म करता है उसको टेस्ट खिला देते हैं। तो ओवरऑल कई नाम है, जैसे दानिश की बात की तो दानिश की PSL में परफॉर्मेंस थी, ठीक है। हैदर अली एक ऐसा नाम था जिसको हमने देखा कि आपने कहा कि हमारी एक कमोडिटी, हम सबको नज़र भी आया, बट उसको स्क्वाड में रखा बट खिलाया नहीं। इसी तरह फिर हमने देखा टेस्ट के अंदर भी इमरान भट्ट को ऐड कर लिया गया। शान मसूद आपका सबसे मेन प्लेयर था, कहीं आप उसको कैप्टन बनाने जा रहे थे, उसको निकाल दिया। इमाद की बात कर रहे थे, इमाद आपका सबसे मेन बॉलर था। जैसे हमने देखा T20 मैचेस के अंदर हमारे पहले बॉलर जो होते पहले 6 ओवर में आउट ही नहीं कर सके, क्योंकि मुझे जो मैं पर्सनली फील कर रहा था कि आपने इमाद से अटैक करते थे, इमाद ऊपर से आउट करता था 1-2, अब आपने वो कम्बिनेशन चेंज किया। तो ये ओवरऑल सिलेक्शन कैसे देखते हैं T20 की भी और ODI की भी आप? देखिए, अगर सिलेक्शन की हम बात करें तो सिलेक्शन में आप सबको खुश नहीं कर सकते। ऑल्दो मोहम्मद वसीम के पास ये लग्जरी है कि कोरोना की वजह से आप 25, 30 और इवन 35 लड़के भी आप भिजवा देते हैं, तो ये थोड़ा सा उनको सहूलत है एज अ सेलेक्टर। अगर उनको 15 भिजवाने होते तो अभी जो क्रिटिसिज्म हो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर 15 में अगर आप देखते तो फिर आपको इनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता। ये इनको लग्जरी थी थोड़ी कि इन्होंने ज्यादा स्क्वाड भिजवाई, और इवन वर्ल्ड कप में भी अभी इनको 6 से 7 प्लेयर एक्स्ट्रा इनको ऑप्शन है कि ये लोग भिजवा सकते हैं। देखिए, आपने बात की कि लड़कों को जल्दी इनको खिला दिया जाता है, जल्दी एक मैच 2-2 मैच की परफॉर्मेंस पे, तो ये ऑब्वियसली आप सब देखो, अगर आपको नजर आ रहा है, लोगों को नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पे इतना डिस्कस होता है, तो ये लोग जो डिसीजन करते हैं, मैं तो इस चीज पे मुझे हंसी आती है कि ये सब लोग क्रिकेटर्स हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने क्रिकेट खेली नहीं, या ये सिस्टम जानते नहीं है या इनको पता नहीं है। इन लोगों को सबको पता है, मगर ये इतनी जल्दी कर रहे हैं लड़कों पे। मुझे नहीं समझ आती इतनी जल्दी किस चीज की है कि आप एक लड़के को एक मैच में या एक सीरीज में लेके आते हैं, फिर अगली सीरीज में बगैर खिलाए या ड्रॉप कर देते हैं, या एक आधे मैच के बाद ड्रॉप कर दिया जाता है।
तो ये आपकी पॉलिसी होनी जिसकी चाहिए। मिसाल मैं आपको रोकना अब्दुल्ला शफीक की है। अब्दुल्ला शफीक ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उसको T20 2 खिला दिए। T20 बेचारा न्यूजीलैंड में दोनों मैचेस में 0 में आउट हुआ। उसको इन्होंने कहा जी कि हमने टैलेंट हंट कर लिया है, उसको टेस्ट के स्क्वाड में डाल दिया, जाके टेस्ट की उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना वो डोमेस्टिक खेला हुआ है। तो आपका क्राइटेरिया क्या, ये T20 और ODI होना चाहिए या काजम ट्रॉफी होनी चाहिए जो सबसे बड़ा आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है? उस पे क्या आपका स्टांस है? देखिए अब्दुल्ला शफीक, तो मैं आपको इरफान बताऊं कि जितने भी प्लेयर्स आप पिक हो रहे हैं तो ये मेरी इनसे इंटरेक्शन होती है। मैं इंग्लैंड के सेटअप में भी हूँ, यहाँ के प्लेयर्स को भी देखता हूँ कि जब ये इनकी जो प्रोसेस से आ रहे होते हैं, इन पे काम हो रहा होता है 8-8 10-10 साल इन लोगों को। अब जो जैसन रॉय या ये बटलर हैं, जब मैं यहाँ पे एज ओवरसीज खेला करता था तो ये जूनियर्स में होते थे, अकेडमीज में होते थे, तो इन लोगों पे 10-10 12-12 साल काम हुआ है। तो ये ओवरनाइट प्लेयर नहीं, लेजेंड्स नहीं बन गए, ऐसे ही बन गए। जोफ्रा आर्चर की एग्जांपल है, जोफ्रा आर्चर ओवरनाइट ये स्टार नहीं बना, इस पे इतना काउंटी लेवल पे काम हुआ है कि अब जब ये प्रॉपर प्लेयर तैयार हुआ है तो तब जाके इसको सिलेक्ट किया है। हम लोग ये करते हैं, थोड़ी जल्दी कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ। ये अब्दुल्ला शफीक की बात की, दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप एक मैच की परफॉर्मेंस पे वो दौर चलेगे कि जब वसीम अकरम हमारे पास आ गए थे, वो तो एक्सेप्शनल केस था, या कोई और जावेद मियादाद की भी लोग बात करते हैं, वो भी एक्सेप्शनल थे, उन्होंने भी इतना कुछ खेला नहीं था, मगर उन पे नजर पड़ गई, वो टैलेंटेड इतने थे। मगर ये जो अब्दुल्ला शफीक की बात की, इन लोगों को तो अभी देखिए, पास्ट में हमने देखा कि हमने ए के टूर्स हमारे होते थे, ये थोड़ी बदकिस्मती हमारी पीसीबी की है कि अभी टूर्स दूसरा नहीं हो रहे। तो ये जो लड़के जितने भी पाकिस्तान टीम में सवाए 3-4 प्लेयर के, इन सबको ए के टूर्स में होना चाहिए बजाय पाकिस्तान टीम के। और जो हमारे पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर थे उनके साथ हमने जल्दी करके ज्यादती, देखिए यही होता है ना कि जब मैनेजमेंट चेंज होती है, सिलेक्शन या कप्तान चेंज होता है, तो पूरा आपके जो टीम के पे इफेक्ट पड़ता है। और जो आपके सीनियर प्लेयर होते हैं, आपने भी पास में देखा होगा कि सीनियर प्लेयर पे जो नई मैनेजमेंट आती है उनको सबसे पहले उनको टीम से बाहर करती है ताकि उनकी अथॉरिटी टीम पे हो। उनमें आपने एग्जांपल पास में देखी होगी, मोहम्मद यूसुफ वगैरह, अब्दुल रज़ाक, इन लोगों की क्रिकेट अभी बाकी थी। आप सोहेल की बात करें, शोएब मलिक, कामरान अकमल की अगर आप बात करें, तो इन लोगों का। और लास्ट केस जो हमने देखा वो सरफराज का केस देखा, सरफराज को जिस तरह आपने, जो आपका बेस्ट कैप्टन आपका अवेलेबल प्लेयर था जिसने पाकिस्तान की टीम को नंबर 1 बनाया, उसके साथ जो हमने रवैया अख्तियार किया। हफीज का आपके सामने, हफीज के पीछे 2-3 साल से लगे हुए हैं कि इसको किस तरह बाहर करें। वो तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है हफीज भाई की, वो उनको ड्रॉप अप नहीं कर सकते। मगर अगेन जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो होम सीरीज हुई थी T20, उसमें भी जो रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था, आप एक स्टार के साथ जिसने 17-18 साल पाकिस्तान को सर्व किया हो, देखिए ये प्लेयर ओवरनाइट नहीं बनते, बड़ा ही इनमें इन्वेस्टमेंट हुई होती है, इनकी मेहनतें, इनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो आप देखिए, नई मैनेजमेंट, नया कप्तान आता है तो एक सीनियर प्लेयर को उठा के साइड पे कर देता है। और अब्दुल्ला शफीक, मैं उसकी टैलेंट पे कोई शक नहीं, बेहतरीन प्लेयर हैं, मगर उनकी पाकिस्तान टीम में अभी जगह नहीं है। और बाकी प्लेयर्स भी जो हम जल्दी लेके, मूसा की एग्जांपल आपके सामने है, हसनैन भी थोड़ा जल्दी आ गए, और नसीम शाह की एग्जांपल है, अब्बास है जो सबसे आपका मेन बॉलर था, वो अब नजर नहीं आ रहा। कोई 13 बॉलर है ऑलमोस्ट जो 2 साल में पाकिस्तान ने ट्राई किए। उस पर बात भी आपसे मैं करना चाहूंगा कि टेस्ट के अंदर 13 बॉलर डिफरेंट ट्राई किए। अभी तो सबसे बड़ी मिसाल हमें नजर आ रही है यासिर शाह की, कि जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। अभी ऑब्वियसली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा था, बट डोमेस्टिक सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया। आपने जो बंदरबांट शुरू की, उसमें आपने किसी प्लेयर को T20 में खिला दिया, किसी को ODI में खिला दिया। जाहिद महमूद ने परफॉर्म T20 में किया था, डोमेस्टिक आपकी T20 सीरीज के अंदर आपने उसको टेस्ट में अब नाम उसका डाल दिया। तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये जो वसीम कर रहे हैं या मिसबाह एंड जो उसकी को है, ये उनकी सारा की मिली भगत है, ये किस तरह आप देख रहे हैं सारे डिसीजंस को? देखिए, इसको मैं कहूंगा कि मैन मैनेजमेंट जो हम लोग बात करते हैं वो इसी को कहते हैं कि आपके जब सीनियर प्लेयर्स आप अगर वो स्ट्रगल करते हैं, अगेन असद शफीक की एग्जांपल आपके सामने है कि असद शफीक जो टीम से बाहर हुए हैं, तो आप देखिए ऑल ऑफ अ सडन उनमें गलतियां तो नहीं शुरू होगी ना। तो अभी मैं बल्कि हारून रशीद साहब को सुन रहा था, वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि जी ये हमारी डोमेस्टिक की वजह से उसकी में गलतियां होंगी। एक बंदा 10 साल से पाकिस्तान टीम को सर्व कर रहा है विदाउट एनी इंजरी या परफॉर्म, ड्रॉप कभी नहीं हुआ टेस्ट में, हमेशा वो अजहर अली कंटिन्यूसली खेलते रहे। तो वो ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट पे। वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो जाके जब से टीम में वो खेलता ही नहीं आगे, वो तो पाकिस्तान टीम के साथ बिजी रहता है। तो उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या कसूर है भाई? जहां काम होने वाला है, हमारी जो मैनेजमेंट है उनको अपने प्लेयर के साथ जो मैनेजमेंट की बात होती है वो यही होती है।
जो प्लेयर हमारा पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता है, निकलता है, वो टीवी पे या सोशल मीडिया पे आके अपने एक्स प्लेयर्स को या जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं उनके खिलाफ बात करता है, तो कोई ना कोई मसला तो है हमारे एक्स प्लेयर्स के साथ जो मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये चीज हमें जहां काम करना है, जहां पे अगर देखें अगर असद शफीक के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप डोमेस्टिक पे ब्लेम डालने के आप असद शफीक के साथ काम करें। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि असद शफीक हो गया या आपका जैसे शान मसूद की बात की, ये दो आपके सीनियर मेंबर थे टेस्ट के, आपके दोनों को आपको ड्रॉप किया जब आपकी टेस्ट की टीम का भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर अब वो काम कर रहे हैं कोचेस के साथ, टेस्ट की टीम काम कर रही है, आल दो कि वो टीम में शामिल नहीं है, तो क्या आप ये दो सीनियर मेंबरान को भी टीम के स्क्वाड के अंदर बुला के इनको उसके साथ नहीं रख सकते थे, इनके साथ काम नहीं किया जा सकता था, वो उन दोनों को कॉल ही नहीं की गई? नहीं बिल्कुल, देखें यही ये जो रवैया है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमारे सीनियर प्लेयर से, और हमारी जो पाकिस्तान टीम का, ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान बड़ी अच्छी खेली है जो सीरीज जिस तरह खेले हैं, मगर ये जब बड़ी टीम के खिलाफ जाते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर हमें समझ आती है कि हमने यहाँ पे गलती की, वहाँ पे गलती की। तो जब आपके सीनियर प्लेयर आपकी टीम में मौजूद हैं तो उनसे फायदा लेना चाहिए, और जब वो टीम में होंगे तो जूनियर्स उनसे सीखेंगे। अब इतना बड़ा गैप आ गया, एक तरफ टीम मैनेजमेंट है और नीचे जो आपके कोई किसी ने 2 मैच खेले हो, किसी ने 3 मैच खेले, वो किससे सीखेंगे? मॉडर्न डे क्रिकेट आपके जिस तरह हफीज हो गए या इवन शोएब मलिक हो गए, ये लोग टीम में जब होंगे या सरफराज हो गए तो जूनियर इन्हीं से सीखेंगे ना। तो इन्होंने जो खेला हुआ है, जो परफॉर्म किया हुआ है, तो इन्हीं को देख के ही सीखेंगे। उनको उठा के साइड पे कर दिया आपने, बिल्कुल एक बहुत बड़ा गैप हो गया बीच में, तो लड़के कहां से सीखेंगे? और जो डोमेस्टिक का हमारे जो ग्रास रूट का हमारा, आपको पता है क्लब क्रिकेट में कोई किसी लेवल की कोचिंग नहीं होती, छोटे जूनियर लेवल पे ऑब्वियसली काम तो हो रहा है, मगर आप देखिए बेसिक जो हमारी जो जहां पे काम होने वाला है, अंडर 19 पे तो काम ऑब्वियसली अभी काम कर रहे हैं, मगर जब ये पाकिस्तान टीम में जल्दी इन प्लेयर्स को ले आते हैं तो आपने खुद देखा होगा जब रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे होते हैं, जब हमारे प्लेयर्स फील्डिंग या कैचेस इजी छोड़ रहे होते हैं, आप स्किल वर्क की बात करते हैं, तो इन पे काम तो नीचे हुआ ही नहीं हुआ, तो आप इनको किस तरह पाकिस्तान टीम में इतनी जल्दी ले आते हैं? अच्छा, मैं थोड़ी सी बात अब करंट क्रिकेट के हवाले से करना चाहूँगा। पाकिस्तान या कोई भी टीम जीती है, हमारे खास तौर पे जो एशियन कल्चर का पार्ट है कि हम जब जीतते हैं तो अपनी जितनी कमियां कोताहियां डेफिशिएंसीज होती हैं उसको ओवरलुक कर देते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान ने पहले साउथ अफ्रीका को इधर डोमेस्टिक सीरीज़ में बनाया, अब उधर जाके भी ओडीए में भी जीते हम, और उसके साथ हमने अब T20 भी जीत ली है। अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ें जो मैं आपसे पर्टिकुलरली जानना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमारा मिडिल ऑर्डर ओडीए में भी देखा टोटल फ्लॉप रहा, हमने T20 में भी देखा टोटल फ्लॉप रहा। हमारे 3 ऊपर के बैट्समैन परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट, और जब वनडे की बात करें तो बाबर आउटस्टैंडिंग थे, फ़खर ने ऐसी इनिंग्स खेल छोड़ी, शायद अपनी कैरियर की बेस्ट इनिंग्स खेल छोड़ी उन्होंने, फिर उधर से इमाम अच्छा खेले। इसी तरह हम बात करते T20 में तो रिजवान ने और उसमें फ़खर ने और बाबर ने फिर उधर भी ये सारा पार्ट प्ले किया, लेकिन जैसे ये किसी मैच में ये आउट होते थे तो हमारे पास नीचे मिडल ऑर्डर बिल्कुल एक्सपोज हो गया। ओडीए के हवाले से मैं बात करूँ तो हमारे पास हारिस सोहेल को हमने 3 साल अपने साथ कैरी किया, उसको कमोडिटी बनाया टेस्ट के अंदर भी और ओडीए के अंदर भी। ओडीए के अंदर उनकी सबसे हाईएस्ट एवरेज है टीम के अंदर, मिडल ऑर्डर के अंदर अगर हम बात करें 42 की एवरेज है। टेस्ट में उनसे न्यूजीलैंड में परफॉर्म नहीं हुआ, हमने उनको ओडीए से भी निकाल दिया। तो ये अब हमारा, पहले मैं बैटिंग के हवाले से बात कर लूँ फिर मैं बॉलिंग की तरफ आता हूँ, तो ये कैसे देखते हैं आप हमारा जो दोनों फॉर्मेट के अंदर, क्या आपके ख्याल में ये बनता नहीं है शोएब मलिक का आपका वर्ल्ड कप हमारा भारत में होना है? एक ऐसा सीनियर प्रो जिसका फिटनेस लेवल भी पूरा इंटैक्ट है, वो काफ़ी इन चीज़ों को हमने देखा, PSL के अंदर भी बड़ा अच्छा खेले, तमाम तरह की लीग भी वो खेलते हैं। तो ये 2 नाम कैसे देखते हैं इनको मिडल ऑर्डर के लिए वर्ल्ड कप के, अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो? देखिए पहले तो बात कर लें पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन, बड़ी खुशाइन चीज़ है कि हमें हमारे जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है वो परफॉर्म करना शुरू कर दिए, मगर पैचेस में करते हैं, एक मैच में एक लड़का करता है, दूसरे में दूसरा करता है, तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ है कि जब आपके दोनों प्लेयर परफॉर्म करेंगे, जिस तरह हमने मेरे ख्याल से तीसरे T20 में हमने 200 रन चेज किए जिसमें रिजवान और बाबर ने, उसके अलावा आप देखिए रिजवान एक में करते एक में नहीं करते, तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग है। उसके अलावा फ़खर का फॉर्म में आना, ये एक और बड़ी सी चीज़ है कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, जब वो बैटिंग कर रहे होते तो ऐसे लगता है कि बैटिंग बहुत इजी और पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा। जो ही कल वो आउट हुए, आप देखें 9 ओवरों में 92 रन थे और हमारा एक खिलाड़ी आउट था, तो जो ही वो आउट हुए तो अगले 35 रन, 9 ओवरों में 35 रन पे 5 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए, तो ये चीज़ देखने वाली है। फिर मिडिल ऑर्डर में हफीज भाई की फॉर्म अच्छी है, ऑल्दो ये थोड़ा 1-2 मैचेस उनके अच्छे नहीं गए, मगर अगर आप देखें तो आपके 4 ये टॉप के बनते हैं। शर्जील पे अगर आपने उनको सिलेक्ट अप कर लिया है, जिस तरीके से भी कर लिया, जो भी लॉज
वगैरह रूल्स आपने तोड़ के उनको जब ले आए हैं, तो अब उनको फुली बैक करें, उन पे काम करें टेक्निकली और फिजिकली जिस तरह उन पे काम हो रहा है। तो ये आपके 4 टॉप के बैट्समैन बनते हैं ऊपर T20 और वनडे की अगर बात करें। और उसके बाद अगर आप देखें कि हफीज आपके पास मौजूद है, फिर अगर मिडल में आपके पास दो स्लॉट्स ऐसी हैं जिसपे आप हारिस की आपने बात की, तो वो भी बड़े अच्छे पास में उन्होंने परफॉर्मेंस की, उसकी एवरेज बुरी नहीं है, अच्छी। थोड़े से उनके साथ इश्यूज हैं, वो मेंटली टूर्स पे जाते हैं तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है, वो है। फिर हमाद आदम की अगर एंट्री की जाए, दानिश अजीज पे काम किया जाए, तो ये 2-3 लड़के ऐसे हैं कि आप अपनी अच्छी स्टेबल बैटिंग लाइनअप बना सकते हैं। और वनडे की अगर मैं बात करूं, शान की आपने बात की, तो शान की जो टेस्ट में जो परफॉर्मेंस थी उस पर तो वो ड्रॉप बनते ही बनते थे कि 8-9 इनिंग्सों में एक लड़का अगर एक ही फॉल्ट से आउट हो रहा है तो उसको ड्रॉप बनता था। मगर अगर आप उनकी वनडे की एवरेज देखें तो बड़ी हैरानकुन उनकी एवरेज है, डोमेस्टिक की 57 की एवरेज है। तो ऐसे प्लेयर को अगर आप ग्रूम करें तो आपके पास एक और अच्छा, आपके पास टॉप ऑर्डर में बैट्समैन आ सकता है। अगर फर्ज करो शर्जील या कोई और प्लेयर आपका इन द फ्यूचर परफॉर्म नहीं करता, तो ये आप शान मसूद को भी आप वनडे में एडजस्ट कर सकते हैं और इनसे आप फायदा उठा जी। इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। यासर से कुछ मजीद चीज़ें पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप को, अगेन मेरा क्वेश्चन यार सामने रखते हुए, कि क्या ओपनिंग इन्हीं दोनों से हमें वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करनी चाहिए, या फ़खर जिस तरह आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं और स्ट्राइक रेट 200 के साथ खेलते जा रहे हैं हर मैच के अंदर, उसके साथ शर्जील को होना चाहिए? क्योंकि शर्जील जैसा प्लेयर वी ऑल नो कि वो हर मैच में परफॉर्म नहीं करेगा, बट जिस मैच में परफॉर्म करेगा वो 200-250 के करीब उसका स्ट्राइक रेट होगा और सिंगल हैंडली गेम को अवे ले जाएगा। तो इन दोनों पेयर को आपके नज़र में कौन सा पेयर ज़्यादा बेहतर है एज ए ओपनर? देखिए इरफान, सबसे पहले तो हमें कंपेयर पाकिस्तान टीम को या पाकिस्तानी जो कंडीशंस या जो हालात हैं उनको कंपेयर, वो जो टॉप 4 टीम्स है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम है, इनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स में देखिए स्किल में कमी नहीं है, ना ही टैलेंट में कमी है। अगर कमी है तो मेंटल साइड जो हमारे प्लेयर्स की है ना, वो उसमें हम लोग थोड़ा लैग करते हैं। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब तक आपके प्लेयर्स को श्योर नहीं होगा कि उन्होंने अगला मैच, अगली सीरीज खेलनी है या नहीं खेलनी। इंडिया की आपने बात की, तो इंडिया को हमें देखिए फिंगर्स टिप पे हमें पता है कि उनकी वर्ल्ड कप में कौन सी टीम होगी, वनडे में टीम या टेस्ट में कौन सी टीम होगी। सिमिलरली इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो हमें पता है वो इसी वजह से कि उनको उनकी जो मैनेजमेंट है उनको फुली बैक करती है। 2-3 इनिंग्स अगर बुरी भी जाती हैं तो उनको ड्रॉप नहीं करते। वेरस जब हम हमारे प्लेयर की बात करते हैं तो स्किल लेवल हमारा बाबर आजम से स्किलफुल कौन हो सकता है? शर्जील से, फखर से या रिजवान का आप देखें कितनी अच्छी अच्छी शॉटें उन्होंने नई डेवलप की हैं। रन रेट उनका आप देखें, स्ट्राइक रेट उनका देखें, बड़ा अच्छा है। स्किल लेवल में हम लोग पीछे नहीं है। अगर हम लोग लैग कर रहे हैं तो मेंटली जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बहुत ही पीछे हैं। उनको अपना श्योर नहीं है कि वो अगले मैच या अगले टूर में होंगे। तो अगर मैनेजमेंट के साथ जो अगर अपने प्लेयर जिनको वो पिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मोहम्मद वसीम जैसे चीफ सिलेक्टर की टीम देते हैं, तो एटलीस्ट एक पेज पे होना चाहिए कि ये लोग जो अगर जा रहे हैं इस टूर पे, ये लोग इस पूरे टूर पे खेलेंगे विदाउट एनी कि अगर उनको हम 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप करेंगे। तो हमें इस चीज पे थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी कि जो देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होने की वजह से ऑलरेडी हमारे प्लेयर वैसे ही उनमें फ्रस्ट्रेशन लेवल इतनी ज्यादा है क्योंकि जॉबलेस हो गए। फिर इंग्लैंड में जिस तरह लोग क्रिकेट खेलने आते थे वो एक चीज है। उसके अलावा जब आप पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर आता है तो जब तक उसका मेंटल साइड स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लोग इन बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबला अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा कैप्टनसी के हवाले से बात करना चाहूँगा। मेरा अपना भी मानना ये है, आप भी वो बात कर रहे थे कि हमने बड़े टाइम के बाद देखा, क्योंकि 2011 से लेकर 2016 तक हम एक शेल में जाके ख़ासतौर पे वाइट बॉल क्रिकेट जो थी ODI और T20 खेलते रहे। मिसबा कैप्टन थे, वी ऑल नो। पाकिस्तान 40-50 की क्रिकेट खेलता था। सारी दुनिया का क्रिकेट का पेस चेंज हो रहा था, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। तो बाकी तमाम बड़ी टीमों ने वो 300+, 325, 350 को टारगेट करना शुरू कर दिया। हमारी वही अप्रोच थी, ऊपर से आउट होते थे, मिसबा 50-60 बनाते थे और बड़ी एक नेगेटिव अप्रोच के साथ हमने क्रिकेट खेली। 2016-17 में सरफराज आए, एक हम एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ आए, चैम्पियन ट्रॉफी अल्हम्दुलिल्लाह जीती हमने। 2 साल हम T20 के अंदर नंबर 1 टीम रहे और टेस्ट में भी हमने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। ऑल ऑफ सडन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद उनको हटा दिया जाता है कैप्टनसी से। अब ये बर्डन बाबर पे डाला गया। सबको फेयर यही है, मेरा तो बहुत ज़्यादा था कि खुदा न खास्ता अगर इससे भी परफॉर्म ना हुआ, ये प्रेशर ले गया कैप्टनसी, क्योंकि पाकिस्तान की कैप्टनसी करना आसान काम नहीं है। इधर खाली कैप्टनसी के अलावा और हज़ारों चीज़ों को आपने देखना होता है, जो कि ऑलरेडी आपको भी पता है किस तरह का प्रेशर उस पर आ रहा है। तो एक ही आपके पास बड़ा प्लेयर है, बड़ी कमोडिटी है, तो वो कोई कंप्रोमाइज़ ना हो जाए।
तो एक तो ये ज्यादती कितनी थी सरफराज के साथ, दूसरा ये कि बाबर को आज कैप्टन कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अभी इस सीरीज़ में उनकी कैप्टनसी भी अच्छी नज़र आई, उनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर नज़र आया, और आप क्या समझते हैं कि बाबर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैप्टन भी बन सकता है फ्यूचर में? दोनों का बताइए प्लीज़। अच्छा, दो सवाल आपके। पहले सरफराज से शुरू कर लेते हैं कि सरफराज, जिस मैंने अपने इस प्रोग्राम में शुरू में भी कहा, और मेरी हमेशा ये, मैं इसका मेरा स्टांस रहेगा, जो मर्जी अब आगे क्रिकेट पाकिस्तान की जैसी चलती है जैसी चलती रहेगी, मगर मेरा स्टांस जो पहले था अभी भी था कि बड़ी ही ज्यादती की इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने, जिन लोगों ने भी ये काम किया। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि वो एक किसी मुल्क का प्लेयर आपका जो चैंपियन ट्रॉफी जिस तरह जीती, उन्होंने परफॉर्मेंस की, और उसके बाद नंबर 1 टीम आपकी T20 में बनी हुई है, उसके प्लेयर, उसको आपने खामखाई क्रिटिसिज्म, हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स ने उनको इतना बुरा क्रिटिसाइज 2019 में, अगर आपको याद हो, किया। तो ये बड़ा ही गलत रवैया था। किसी भी आपके मुल्क के कप्तान हो, स्टार हो, और देखिए हम लोग एक थोड़ा सा जेलसी फैक्टर हमारे क्रिकेटर्स में ये होता है कि जब देखते हैं कि किसी को अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है तो दूसरे लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे ये लगता है कि जब अल्लाह ताला ने सरफराज को, पाकिस्तान को इज्जत दी, तो लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने उसको मौका देखा कि जब भी उनको कभी मौका मिला। वेयर अगर आप सरफराज को, अगर आप जानते हैं, मैं तो उसको जानता हूं कि वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है, और उसको पे क्रिटिसिज्म होता था कि वो लेट आता था, लड़कों को आगे भेजता था, वो डरता था। मगर मैं इसको इस एंगल से देखता हूं कि वो लड़कों को इसलिए चांस देता था कि जब वो आखिरी 5-6 ओवर रह जाते थे तो उसकी क्रिकेट वो नहीं थी, वो हार्ड हिटिंग वाली, उससे छक्के ने वो खेलता था, या तो वो चौथे नंबर पे आ जाता। अगर वो चौथे पे आता तो फिर लोग क्रिटिसाइज करते, यार ये सेल्फिश है, कप्तानी इसको मिली है तो ये ऊपर बैटिंग करने चला गया। तो हम लोगों को इस एंगल से देखना चाहिए कि सरफराज ने पाकिस्तान टीम के फायदे के लिए डिसीजन लिए कि इमाद वसीम को कभी आगे भेज देता था या वहाब रियाज को भेज देता था। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। सरफराज वो वाहिद प्लेयर है कि जो ग्रास रूट से आया, अंडर 19 की कप्तानी उसने की, कप्तानी उसने अंडर 19 जिताया पाकिस्तान को, PIA के लिए खेला, कराची के लिए खेला, कराची को जिताया, और वो एक सिस्टम के थ्रू आया था। और पाकिस्तान टीम में जब वो आया, ऑल्दो वो थोड़ा सा लेट आया था, उस पे 2015 के वर्ल्ड कप में वो आया और उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और जब वो देखिए कप्तानी जब वो कर रहा होता था, जब वो टीम में होता था, आपको फर्क नजर आता था कि अभी, बल्कि एक आता इंग्लैंड में मैच खेला और अभी खेला, तो आपको जब वो पीछे से एक एक रन पे वो फाइट कर रहा होता था। कुछ लोगों को बुरा लगता था कि जब उसके एक्सप्रेशन आते थे कि प्लेयर जब मिस फील्ड करते थे। मैं भी ठीक मानता हूं कि ये थोड़ा सा उसको अपना आपको बेहतर करना पड़ेगा, मगर मैनेजमेंट के साथ उसको बात करके उसको ये चीज ठीक हो सकती थी। मगर उसका जो लैश उस पे जो आया, वो यही आया कि क्रिटिसिज्म इतना हुआ कि उसको अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको ड्रॉप कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये उस टाइम भी गलत डिसीजन था। मैं इसको अभी भी इस पे मेरा ये जो स्टांस है कायम है कि बहुत गलत डिसीजन किया इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नई रिजीम ने। और अगर आप बाबर की बात करें तो बाबर ने, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे भी ये ज़हन में था कि बाबर जो एक आपका सारे फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा था तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन होगा, प्रेशर होगा कि अगर वो पता नहीं उस चीज़ को ले सकेंगे। मगर हमने देखा कि उसने जितनी भी अभी पास में 4 सीरीज़ हैं उसने बड़ी अच्छे तरीके से खेली, खुद भी खेली और टीम को खिलाया भी। और ये कप्तानी ऐसी चीज़ है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप हार से भी सीखते हैं, आप जीत से भी सीखते हैं। तो आई एम श्योर कि बाबर आजम जिस तरह अभी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन भी बन गए हैं तो इससे भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो एक बड़ा अच्छा साइन है कि बाबर आजम अब पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं। जो लीडर का यही सबसे क्वालिटी होती है कि वो खुद जब सबसे पहले वो खुद परफॉर्म करे तो बाकी जो लोग हैं उसको देख के फिर एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, मैं कुछ बॉलिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमने देखा कि T20 की हमने जैसे देखे, चारों मैचेस देखे, साउथ अफ्रीका ने हर मैच में सिवाय लास्ट मैच के हमने देखा कि उन्होंने बड़ा स्कोर किया, 200 प्लस किया। और फिर हमने ये भी देखा कि वो हिटिंग उनको पहले 6 ओवर में आउट भी नहीं कर सके और हर मैच के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60-70 ऑड स्कोर इनको होता रहा। तो ये पाकिस्तानी बॉलिंग लड़के, अब ओबियसली शाहीन शाह हमारा सबसे मेन बॉलर है, क्या आपको लगता है कि उसको कंटिन्यूसली खिलाया जा रहा है, उसकी वजह से वो लथाजिक है, फटीगनेस के शिकार है उसकी बॉडी? फिर हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग करते हैं बट पैचेस में करते हैं। हसन अली का कमबैक है, पाकिस्तान में अच्छी बॉलिंग की बट उधर उस तरह का उनका क्रिश्मा नज़र नहीं आया जो हसन अली के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो पाकिस्तानी पेस अटैक को कैसे देख रहे हैं कि इसके क्या रीज़न आपको लगती है कि जो एक तो शुरू में न्यू बॉल से विकेट नहीं ले पा रहे, वकार यूनुस की कोचिंग के होते हुए कितना बड़ा नाम है, बट हमें बॉलर कोई आज तक एक नाम भी नहीं नज़र आया जो प्रिपेयर करके दिया हो और हमें लगे कि वर्ल्ड क्लास बॉलर बन गया। तो पाकिस्तानी अटैक को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी ये जो प्लेयर पाकिस्तान टीम में, शाहीन चलो एक एक्सेप्शनल थोड़े हैं, टैलेंटेड हैं और उन्होंने प्रूव भी किया हो, मगर बाकी प्लेयर्स को अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता कि ये अभी तैयार हैं
इनके साथ इतना काम हुआ या इन्होंने इतने लंबे स्पेल्स डोमेस्टिक में किए हुए हैं, तो ये दे आर नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एट द मोमेंट। तो ये हमें मान लेना चाहिए। हम कभी एक को खिलाते हैं, दूसरे को खिलाते हैं, होता है ना शतरंज में होता है कि आप एक मोड़ आगे कर देते हैं, दूसरे को पीछे कर लेते हैं। अभी हम वही शतरंज की गेम ही खेल रहे हैं, और कभी घोड़े को आगे करते हैं, कभी प्यादे को पीछे करते हैं। तो वो इन चीजों में लगे हुए हैं। हमें मान लेना चाहिए कि ये लोग तैयार नहीं है। आपने ये 3-4 नाम लिए, थोड़ा और मूसा पे चले जाए आप, नसीम शाह पे चले जाए, और हसनैन के साथ 3 साल से हम देखो वर्ल्ड कप से लेके अभी तक 2 साल हो गए उनको, अभी तक उनको श्योर ही नहीं है कि वो एक टीम के मेंबर बने हैं कि नहीं बने। वो कभी खेलते हैं, कभी नहीं खेलते। ये सब लोगों को अभी डोमेस्टिक खेलनी है, इन्होंने ए के टूर्स करने हैं, तो इनको भी इन पे बड़ा काम होने वाला है। अच्छा, मुझे लास्टली ये बताइए, आपने लेवल 4 किया और हमारा जो पाकिस्तानी टीम का कोच है उसने लेवल 2 किया होगा, वो भी बाद में किया है। कोच वो पहले पॉइंट हो गए, बट कोचिंग उन्होंने बाद में लेवल 2 किया, और आप माशाल्लाह लेवल 4 कर चुके हैं, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है कोचिंग का, और इंग्लैंड में कोचिंग ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो आप इसमें एक तो करंट कोचिंग को कैसे देख रहे हैं, इनका क्राइटेरिया, इनका जो सीक्वेंस, क्योंकि न्यूजीलैंड टूर के बाद इनको कह दिया गया था शायद ये लास्ट सीरीज है, और पीएसएल के बाद नया कोच सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर इनको थोड़ा मार्जिन मिल गया कोविड की वजह से, और पीएसएल पोस्टपोन हो गया, और प्लस आप इनको लास्ट एक चांस कहना चाहिए कि वो दे दिया गया कि साउथ अफ्रीका सीरीज, वो पाकिस्तान इधर भी जीत गया, फिर इनको एक सेकंड चांस ये सीरीज मिल गई, ये भी पाकिस्तान जीत गया। तो सारी सीरीज को कैसे, एक तो कोचिंग को कैसे देखते हैं और अपने रोल को कैसे देखते हैं, क्या आप इससे सेटिस्फाइड है, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप इसकी तरफ आना चाहेंगे? देखिए, मिसबा की बात करें, मिसबा मेरा कोलीग है। हम लोगों ने देखिए केरल में हमने क्रिकेट इकट्ठी खेली, मिसबा का पहला डिपार्टमेंट था, फर्स्ट क्लास खेली हमने, ए के टूर्स डोमेस्टिक हमने बड़ी इकट्ठी खेली, इवन पाकिस्तान के लिए भी खेली। वो मेरा कोलीग है। क्रिकेट की हद तक तो मैं बड़े उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एज अ पर्सन बड़े अच्छे, मगर जब आपने कोचिंग पर्टिकुलर एक प्रोफेशन की बात करें तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ 100%। देखिए, मिसबा का भी कसूर इस तरह नहीं है कि लाने वाले कौन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कि जिन्होंने उनको बगैर सोचे समझे, अब आपने जिस तरह बात की कि बाद में लेवल 2 कराया, तो आप इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं कि एक बंदा उस पोस्ट के अहल ही नहीं है। वो देखिए, खेलना और चीज है, खिलाना और चीज है, प्लेयर्स की डेवलपमेंट करना और चीज है। ज़बानी कलामी तो आप नहीं कर सकते ना, जब तक आप मॉडर्न डे क्रिकेट के जो गुर हैं या जो चीजें हैं, कोचिंग की जो एक्सपर्टीज हैं, आप जब तक ये लोग सीख के नहीं आएंगे तो आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो यही जो आप पाकिस्तान की जो डिक्लाइन आई है पाकिस्तान टीम की, आपने मिकी ऑर्थर या बॉब वोल्मर पीछे चले जाए, जब भी अच्छे अच्छे हमने कोचेज रखे, क्वालिफाइड कोचेज रखे, तो रिजल्ट्स हमारी टीम के अच्छे रहे। तो मगर अगर आप ये डिसीजन जो है, ये तो आप दीवार को टक्कर मारे। अगर आप देखें ना, ये चीज अगर इस तरह के डिसीजन, सरफराज की मैं एक बात करूंगा, ये मिसबा का जो अपॉइंटमेंट हुई, और इवन हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी देखें आप, वो नदीम खान आप देखें, वो भी लेवल 2 है मेरे ख्याल से, वो भी पीसीबी के लेवल 2 है, ठीक है, या ईसीबी के उन्होंने किया होगा। तो मगर अगर आप ऐसी हायर पोजीशन पे, इवन आप जुनेज या डोमेस्टिक क्रिकेट आप देखें, जुनेज यार रन कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में कभी भी मैंने कभी किसी चैनल पे कहीं बात नहीं सुनी कि आप जुनेज या को आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसकी डोमेस्टिक उसके हवाले कर दी है, डायरेक्टर बना दिया। इस तरह की डिसीजन है, इस पे कोई बात नहीं कोई करते। इतने इतने बड़े लेजेंड्स हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रन कर रहे हैं, उनको ये चीज नजर नहीं, वो बात करते हैं, लेकिन जैसे पीसीबी में जॉब मिल जाती है वो बातें करना छोड़ देते हैं, और मकसद यही होता है कि किसी तरह जॉब मिल जाए। अच्छा, लास्ट बस क्लोजिंग नोट पे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कितने कीन है, क्या उधर ही इंग्लैंड में सर्व करना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, पीसीबी आपको बुलाता है तो पाकिस्तान के लिए भी रेडी हैं आप? देखिए इरफान भाई, मैंने ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना, मैंने इसके लिए अप्लाई भी किया था, मगर मुझे नॉट अ सिंगल ईमेल, नॉट अ सिंगल फोन कॉल, मुझे इन्होंने इतनी भी हिम्मत नहीं की, हिम्मत कह सकें या कोई कह लें आपके, एक मुझे फोन कॉल तक नहीं की कि यार आपने अप्लाई किया, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे या आपका फ्यूचर में कोई रोल होगा। इन्होंने आज तक मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं की। और जिस तरह आपने बात की लेवल 4 में जो कर रहा हूँ ईसीबी का, इट्स अ 2 years डिग्री, ये जो यूनिवर्सिटी लेफ्टबरा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ये वो पाकिस्तान का 2 दिन वाला लेवल 2 या लेवल 3 वो वाला नहीं है। इसमें देखिए, मैं 2 साल से मैं अभी मेरा दूसरा साल चल रहा है, तो मैं तो अवेलेबिलिटी अपनी शो की, मगर अब जब जो काम कराने वाली विलिंग नहीं है, तो मैं तो जबरदस्ती गन पॉइंट पे आके इनसे काम तो नहीं मैं ले सकता कि मैं कह सकता कि मुझे करो। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे काउंटी में काम कर रहा हूँ, ससेक्स में, मैं वॉरिकशायर में प्राइवेट कॉलेज में मैं काम कर रहा हूँ। तो जब वो लोग समझेंगे, क्योंकि जो उनका मेरिट है, जो क्राइटेरिया आपने खुद बताया कि हेड कोच के लिए अगर लेवल 2 पीसीबी अगर चाहिए उनको, यहाँ पे मैं आपको बताऊं प्राइवेट कॉलेजेस में जो है यहाँ पे लेवल 4 लेवल 3 मिनिमम, मैक्सिमम लेवल 4 है। और आप पाकिस्तान एक हायर लेवल की जहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल की और प्रोफेशनल जहाँ पे आपको कोचेज चाहिए, वहाँ पे अगर आप ऐसी अपॉइंटमेंट करते हैं तो अल्लाह हाफिज़। चले यासर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और उम्मीद करते हैं कि पीसीबी आपको इंडक्ट करे और अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाए।
अगेन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने यहाँ गुफ्तगू सुनी, होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक विद न्यू गेस्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।